पिछले 10 दिनों से हैदराबाद पुलिस को जिस एक मर्डर केस ने उलझा रखा था, उसे एक मांस के छोटे से टुकड़े ने आखिरकार सुलझा दिया। और इसी के साथ एक पूर्व फौजी की ऐसी दहला देने वाली कहानी सामने आई, जिसे सुनने के लिए भी कलेजा चाहिए। पूरे 10 घंटे तक एक पति अपनी पत्नी के लाश के छोटे छोटे टुकड़े करता है, उन्हें गर्म पानी में उबालता है और फिर ग्राइंडर में उन्हें पीस देता है। लेकिन मांस का एक छोटा सा टुकड़ा आखिरकार उसकी सारी पोल खोल देता है। क्या क्राइम क्रिमिनल को रास्ता दिखाता है? क्या क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल का आइडिया चुराता है? और क्या क्रिमिनल के दिमाग में चल रहे ऐसे आइडिया मीडिया के जरिए देखकर बाकी के क्रिमिनल उसी आइडिया को अपना लेते हैं? इन चुपते सवालों के जवाब जानने से पहले बस आपको ये 4 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इन तस्वीरों में 2 फ्रिज, एक प्रेशर कुकर और एक बकेट। ये तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों की हैं, मगर चारों तस्वीरों की कहानी एक है। शुरुआत दिल्ली में श्रद्धा के टुकड़ों से होती है, तो ये फ्रिज सामने आता है। श्रद्धा के कुछ वक्त बाद ही ये दूसरा फ्रिज सामने आता है, इसमें भी लाश के टुकड़े थे। फिर मुंबई के एक घर से पन्नियों में लिपटा ये कुकर सामने आता है, जिसमें एक महिला की लाश के टुकड़े उबाले गए थे। और अब हैदराबाद के एक घर से पेंट का एक पुराना बकेट सामने आता है, जिसमें पानी गर्म करने वाले हीटर को डालकर एक पति अपनी पत्नी की लाश के टुकड़ों को नरम कर रहा था। तो बस इसीलिए इन 4 तस्वीरों के जरिए कहीं न कहीं सवाल के जवाब मिल जाते हैं कि हाँ, एक वारदात दूसरे वारदात को जाने अनजाने आइडिया दे ही जाता है। और इसी कड़ी में सबसे लेटेस्ट आइडिया जिसने अपनाया वो ये नकाबपोश है। इस नकाब के पीछे एक पूर्व फौजी और एक पति का चेहरा छुपा है। एक ऐसा पति जिसने पहले अपनी बीवी का कत्ल किया, फिर लाश के टुकड़े किए और उसके बाद उसे फेंकने से पहले बाकायदा उबाला। और ये सब कुछ उसने सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे में किया। This kind of we ponder over these aspects of things, but when we questioned him, that nothing of that sort is got such kind of kind of search for to commit this offence. But only thing is, after committing offence, he wanted to escape from the punishment. So he has done this offence so that his parents, girl's parents would come and his wife's parents would come, in-laws would come and ask him about his wife. So was it an accidental murder? Or No, it's not. That's what I'm coming to. It was pre-planned. That's what I'm coming to. So then, after doing this, to screen the evidence, he has done all these things. सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, बल्कि हाल के वक्त का देश का ये शायद इकलौता ऐसा केस होगा जिसे सुलझाने में हैदराबाद पुलिस के पसीने छूट गए। पूरे 10 दिनों तक हैदराबाद पुलिस इस केस में कुछ यूं उलझी थी कि सुलझन का कोई सिरा ही नहीं मिल रहा था। ये वो इकलौता केस था जिसमें कातिल पूरे 10 दिनों तक पुलिस की हिरासत में था, लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसे ऑफिशियल अरेस्ट कर पाए। ये वो केस था जिसमें कातिल खुद कह रहा था कि हाँ, मैंने कत्ल किया है, मगर पुलिस कत्ल का मुकदमा दर्ज करने से हिचकती रही। ये वो केस था जो था तो एक मर्डर केस, मगर पूरे 10 दिनों तक पुलिस इस केस को गुमशुदगी के तौर पर कागजों पर दिखाती रही। 10 दिन बाद फिर एक छोटा सा इंसानी मांस का टुकड़ा पुलिस के हाथ क्या लगा, पूरा केस ही सुलझ गया। यकीन मानिए, बिना कुछ दिखाए अगर इस कत्ल की सिर्फ बारीकियों को आपको सुना दे, तो भी शायद आप पूरा सुनने की हिम्मत ही न जुटा पाए। फिर भी चलिए, थोड़ी हिम्मत जुटाइए और पूरी कहानी सुनिए। ये गुरुमूर्ति है। हैदराबाद का रहने वाला गुरुमूर्ति 2003 से 2020 तक भारतीय सेना में था। नायब सूबेदार के तौर पर सेना से अलग होने के बाद इसने हैदराबाद में ही DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन
बतौर सिक्योरिटी गार्ड नौकरी शुरू कर दी। ये गुरुमूर्ति की पत्नी माधवी है। 2012 में दोनों की शादी हुई थी और दोनों के 2 बच्चे हैं। इसी महीने 16 जनवरी को अचानक माधवी गायब हो जाती है। 18 जनवरी को माधवी के माँ बाप हैदराबाद आते हैं और पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। गुरुमूर्ति की अपनी ससुराल वालों के साथ बनती नहीं थी, वो उनसे बातचीत भी नहीं करता था। पुलिस मामले की तफ्तीश शुरू करती है, लेकिन माधवी का सुराग नहीं मिलता। इसी बीच गुरुमूर्ति पुलिस को बयान देता है कि 16 जनवरी को पति पत्नी में झगड़ा हुआ था। माधवी पोंगल के मौके पर अपने मायके जाना चाहती थी। उसने मना कर दिया तो वो गुस्से में घर छोड़कर चली गई। पुलिस अभी माधवी को ढूंढ ही रही थी कि 18 जनवरी को ही गुरुमूर्ति का एक चाचा पुलिस को जाकर ये बताता है कि गुरुमूर्ति ने माधवी का कत्ल कर दिया है, और ये बात खुद गुरुमूर्ति ने उसे बताई है। चाचा के बयान पर पुलिस गुरुमूर्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। 18 जनवरी को ही गुरुमूर्ति पुलिस के सामने कबूल भी कर लेता है कि उसने माधवी को मार डाला है। He confessed to his uncle, he has done all these things which I told now. Then he came to the police station and told us that this is what happened, and so we took him into custody and we reconstructed the scene. He's taken us to the place and all, how he has done everything. So we wanted to go for a quicker, expeditious investigation, and we charge this case very soon. And then we may request for a fast track court so that we'll get a good conviction. I mean, we put the admissible evidence to the court so that we'll get a conviction in this case, so that it will work as a deterrent. So this will not indulge in such kind of offences. मगर गुरुमूर्ति पुलिस की हिरासत में था, कत्ल की कहानी सुना चुका था, इकबाल जुर्म कर चुका था, लेकिन अब खुद पुलिस को उसकी कहानी पर एतबार नहीं हो रहा था, क्योंकि कहानी तो थी पर उसकी कहानी से सबूत नदारद थे। गुरुमूर्ति की कहानी के मुताबिक 16 जनवरी को उसने गुस्से में माधवी का सर दीवार से दे मारा। जब वो मर गई तब बाथरूम में उसकी लाश के टुकड़े किए, फिर उन टुकड़ों को कुकर में उबाला, हड्डियों को बर्नर पर जलाया, उन्हें ग्राइंड किया और फिर सब कुछ ले जाकर घर से 1 किलोमीटर दूर तालाब में बहा दिया। गुरुमूर्ति के बयान के बाद पुलिस उसके घर और तालाब की खाक छानती रही, मगर एक भी सबूत हाथ नहीं लगा। अब बिना सबूत पुलिस के सामने ये चैलेंज था कि वो कैसे साबित करे कि माधवी सचमुच मर चुकी है, और जब मरने का सबूत नहीं तो फिर मर्डर का मुकदमा कैसा। और बस इसी मजबूरी में हैदराबाद पुलिस अगले 10 दिनों तक माधवी के केस की जांच एक गुमशुदगी के केस की जांच की तरह ही करती रही। इतना ही नहीं, अगले 10 दिनों तक गुरुमूर्ति हैदराबाद पुलिस की हिरासत में तो था, पर बिना सबूत के पुलिस उसे गिरफ्तार भी नहीं दिखा सकती थी। इसी उलझन में 10 दिन बीत गए। अब 28 जनवरी की तारीख आती है और अचानक केस पलट जाता है। We got some admissible evidence, which scientific one. I may not tell you straight, but I will give it to the honorable court. So we got sufficient 4-5 very good remnants, good body, tissues and all. We got it, and we'll put it to honorable court through our FSL and all. जी हाँ, आखिरकार पुलिस को गुरुमूर्ति के घर से 1 किलोमीटर दूर इसी तालाब में इंसानी मांस का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है। इसे फौरन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। रिपोर्ट आते ही ये साबित हो गया कि माधवी अब इस दुनिया में नहीं, क्योंकि मांस का वो टुकड़ा माधवी के जिस्म का था। So the small issue, he started assaulting her, and then later on she died. Then he cut the body into 4 pieces. Later on, each piece he put in boiling water. After boiling it, and took the body parts to some flames, then put to the flames, and then reduced into the powder like. Then put in a kind of container and took to nearby tank, water tank, and he poured everything into the tank. जैसे ही ये फॉरेंसिक और साइंटिफिक एविडेंस पुलिस के हाथ लगा, 28 जनवरी को ही पुलिस ने आखिरकार 10 लंबे दिनों के इंतजार के बाद माधवी की गुमशुदगी के केस को कत्ल के केस में बदल दिया, और 10 दिनों से जो गुरुमूर्ति पुलिस हिरासत में था, उसे आखिरकार ऑफिशियली गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस ने बरामद सबूतों के बारे में गुरुमूर्ति को बताया। सच जानते ही
अब गुरुमूर्ति के पास भी सच बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था और इस बार जो उसने सच बोला तो सारी सच्चाई सामने आ गई, एक खौला देने वाली सच्चाई। इस सच की शुरुआत इससे होती है कि 16 जनवरी को जो कुछ हुआ वो अचानक गुस्से में नहीं हुआ था, बल्कि एक प्री प्लान मर्डर था। Like sudden provocation types. It's not like that. He has got his children over there. They went to their relative's place. The festival is there, the Sankranti. So he kept the children there only. The 14th, 15th, 2 days they went like that. On 16th this offense occurred. When he returned, he didn't bring children over to his place. So there's a plan. The planning is there. Then every strategy is there. After killing, how to burn and all, like body, huge stove and all like that. And cleaned everything. Then he was telling she's gone somewhere else, not returned types and all like that. So he's got a strategy to do it and pre-planned murder. This is 14 जनवरी को मकर संक्रांति थी। साउथ में लोग इसे पोंगल के नाम से मनाते हैं। इसी पोंगल के मौके पर माधवी अपने बच्चों के साथ मायके जाना चाहती थी, लेकिन पिछले 5 सालों से गुरुमूर्ति की अपनी ससुराल वालों से बातचीत बंद थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी और बच्चे ससुराल जाएं, पर माधवी अड़ी हुई थी। बस उसी पल उसने माधवी को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। सबसे पहले 15 जनवरी को उसने अपने दोनों बच्चों को हैदराबाद में ही रहने वाली अपनी बहन के घर छोड़ दिया। इसके बाद आती है 16 जनवरी की तारीख। 16 जनवरी की सुबह करीब 8 बजे फिर दोनों का झगड़ा होता है। गुरुमूर्ति तय कर चुका था, लिहाजा वो माधवी का सर जोर से दीवार पर दे मारता है। माधवी मर जाती है। अब वो उसकी लाश को बाथरूम में ले जाता है। बाथरूम में लाश रखने के बाद अगले 1.5 घंटे तक वो घर में चुपचाप बैठा रहता है। फिर ठीक सुबह 10 बजे वो एक चाकू लेकर बाथरूम पहुंचता है। सबसे पहले लाश के 4 टुकड़े करता है। दोनों हाथ और दोनों पैर अलग करता है। सर को धड़ से अलग करता है। फिर मांस के लोथड़े छोटे छोटे टुकड़े करता है। इसके बाद वो घर में रखे पेंट के खाली बकेट में पानी भरता है। उसी बकेट में वो मांस के छोटे छोटे टुकड़े डालता है। इसके बाद पानी गर्म करने वाले इमर्शन रॉड को उसी पानी में डालकर गर्म पानी में टुकड़ों को नरम करता है। लाश के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद अब वो हड्डियों को स्टोव के बड़े बर्नर पर रखकर तेज लौ में उन्हें जलाता है। फिर बाद में उन्हीं हड्डियों को ग्राइंडर में डाल देता है। उबले मांस के छोटे टुकड़े और पिसी हुई हड्डियों को वो घर के वॉशरूम में ही डालकर फ्लश कर देता है। हत्या के एक दिन पहले आरोपी गुरुमूर्ति ने अपने बच्चों को अपनी बहन सुजाता के घर छोड़ आए। बहाना था संक्रांति का त्योहार, और इस त्योहार के चलते वहां पर पूरा परिवार गया था अपनी बहन के घर। बच्चों को छोड़कर रात में सिर्फ पति पत्नी गुरुमूर्ति और माधवी वापस घर लौटे। दूसरे दिन सुबह 16 जनवरी को बड़ी चालाकी से आरोपी गुरुमूर्ति ने अपनी पत्नी से झगड़ा किया और उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके शव को अपने बाथरूम में ले जाकर टुकड़े टुकड़े करते हुए पानी में उबाला और हड्डियों को पीसकर टॉयलेट में बहा दिया, और बड़ी चालाकी से कोशिश की कि सारे सबूत जो है बाथरूम से मिट जाए और वो पकड़ा ना जाए। बाकी टुकड़ों को एक पॉलिथीन बैग में डालकर शाम 6 बजे के बाद वो घर से 1 किलोमीटर दूर इसी तालाब में फेंक आता है। गुरुमूर्ति ने माधवी का कत्ल करने से लेकर लाश को ठिकाने लगाने तक में कुल 10 घंटे लिए। इसके बाद अब वो घर की सफाई में जुट जाता है। वॉशरूम से लेकर रसोई तक हर एक जगह की सफाई करता है। बाकायदा पानी में फिनाइल डालकर पूरे घर को धोता है। चाकू, बर्नर, बकेट, स्टोव सब साफ कर चुका था। अब उसे तसल्ली हो गई कि घर के अंदर एक भी सबूत नहीं बचा है। तब वो रात 8 बजे के करीब अपनी बहन के घर जाता है और दोनों बच्चों को घर ले आता है। माधवी के बारे में पूछने पर वो बच्चों को दिलासा देता है कि कुछ दिनों के लिए वो अपनी दोस्त के पास गई, फिर लौट आएगी। अब्दुल बशीर, हैदराबाद, आज तक। गुरुमूर्ति कदकाठी से काफी मजबूत है। उसकी दिमागी हालत भी बिल्कुल सामान्य है और पुलिस हिरासत में भी वो बिल्कुल नॉर्मल बातें कर रहा है। हैदराबाद पुलिस इस बात पर हैरान है कि जब वो अपनी बीवी के कत्ल की कहानी सुनाता है तब भी बिल्कुल नॉर्मल रहता है। उसे अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं है। यूं तो ये पूरी कहानी ही बेचैन करने वाली है, मगर सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली बात यह है कि गुरुमूर्ति को अपनी बीवी के कत्ल या कत्ल के बाद उसकी लाश के साथ जो उसने हरकत की, उसका रत्ती भर भी अफसोस नहीं।
most disappointing aspect in that is he doesn't have any guilt, absolutely no remorse, nothing of that sort is there. You only try after committing offense, you want to come out of it. He is a very fit man. If you see him, you will not say, assume that he has done such an offense. Then he's very crafty. Mentally sound. Very sound, mentally very sound, very schemy. He's very clever, very intelligent. After trying to do it, because we got Lockhart principle, that one thing which he taught in academy. Any criminal, whenever he commits offense, he will leave some evidence there. So only we have to get those evidence and get the case done. So we have got these clues and all. It's totally planned. It's totally planned, and he is after doing it also, he tried to screen the evidence, mislead the police. For all these days, he has not told these things. Misled the police. It is a pre-planned one. A kind of as projecting himself like very simple types and all, but it is very nefariously designed thing. पुलिस को आरोपी के घर से और तालाब से कुछ ऐसे सबूत बरामद हुए जिनमें स्किन टिश्यूज भी शामिल है, जिसके चलते पुलिस ने मिसिंग केस को मर्डर केस में तब्दील करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। ना ही सिर्फ स्किन टिश्यूज, इसके साथ साथ चाकू और जो स्टव इस्तेमाल किया गया था, रोलर स्टोन, फिनाइल और एसिड, जो ये सारी घटना में इस्तेमाल आरोपी ने किए थे, इन सबको बरामद किया। आरोपी को गिरफ्तार करते हुए 14 दिन की जुडिशियल रिमांड में आज कोर्ट ने गुरुमूर्ति को भेजा। जानते हैं मांस के जिस एक छोटे से टुकड़े से हैदराबाद पुलिस ने इस केस को सुलझाया है, वो कितना छोटा टुकड़ा है, बस एक मामूली सा स्किन है। अब्दुल बशीर, हैदराबाद, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर